हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर पे। और आज हम आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर के आए हैं, एक पेपर लेकर के आए हैं जो आपके एलएलबी एज वेल एज बीए एलएलबी में देखने को मिलता है और उसका नाम है एनवायरमेंटल लॉ। आप सभी जानते होंगे एनवायरमेंट के बारे में। अभी तक आपने ऐसा नया सब्जेक्ट कोई नहीं है, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, आपने बहुत सारी जो चीजें हैं वो बायो की किताब में भी पढ़ी होंगी एनवायरमेंट के बारे में। ठीक है, एसएसटी में तो फॉर श्योर पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या बनाए जाते हैं भाई, लॉज बनाए जाते हैं। तुम जानते हो कि हमारा एनवायरमेंट कितना ज्यादा डिग्रेड होता जा रहा है, अभी तो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गया है और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं, कुछ कुछ बॉडीज बनाई गई हैं जो इनके संरक्षण का यानी कि एनवायरमेंट के पर्यावरण के संरक्षण का काम करती है। या फिर एनवायरमेंटल यानी पर्यावरण को बचाने का अगर कोई भी लॉ है, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए फाइन पनिशमेंट का भी प्रावधान है। ठीक है, चलो तो बिना किसी देरी के हम क्या करेंगे, अपना स्टार्ट करेंगे आज की क्लास विद द इंट्रो। ठीक है, अब ये जनरली एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर में आपको देखने को मिलता है, फोर्थ सेमेस्टर में एक पेपर देखने को मिलता है। इंट्रोडक्शन देखेंगे अगर तो क्या कह रहा है, हाँ देखो क्या कह रहा है, एनवायरमेंट, इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल लॉ। क्या पर्यावरण और पर्यावरण कानून में कोई अंतर है? क्या ये दोनों शब्द जो हैं एनवायरमेंट और एनवायरमेंटल लॉ, इसमें कोई अंतर है? तो अंतर कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या है। एनवायरमेंट का मतलब है पर्यावरण। पर्यावरण आपके सराउंडिंग्स में, ठीक है, जो फिजिकल एलिमेंट्स है जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है, दिखने को आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सारी चीजें आप इन्हीं से घिरे हुए हैं। कहीं आप लैंड, एयर, वाटर के अलावा और हमारा जो भी एटमॉस्फेयर है इसके अलावा कोई और चीज है जिससे आप घिरे हुए हो, ठीक है, इंसानों से, जानवरों से घिरे हुए हो, वो भी हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। लेकिन जो फिजिकल फीचर्स है, फिजिकल एलिमेंट्स है, जो हमारे एनवायरमेंट को अच्छा बनाता है, हमें जीने योग्य बनाता है, हमें जीने की सारी सुविधा उपलब्ध कराता है, वो यही सारे तत्व है, लैंड, एयर, वाटर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलो तो एनवायरमेंट आप समझ गए कि पर्यावरण है और उसी पर्यावरण को बचाने के लिए, सुरक्षित संरक्षित करने के लिए हमें क्या बनाने पड़े, एनवायरमेंटल लॉज बनाने पड़े। अब कहोगे कि क्या मैडम हमारे ही इंडिया में ये एनवायरमेंटल लॉ बना हुआ है या फिर कहीं और विदेशों में भी बना हुआ है? तो हर एक देश अपने अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अपने जहां अपने अपने प्रदेश के, अपने अपने देश की पर्यावरण को संरक्षित करते हुए, उनके चैलेंजेस को देखते हुए लॉ उसी अनुरूप बनाती है। तो हमारे इंडिया में भी लॉ बनाए गए हैं लॉ पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग परिचय पे, इंट्रोडक्शन पे। एनवायरमेंट इज एन इसेंशियल एलिमेंट्स इन इसेंशियल एलिमेंट्स इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम एक मिनट के लिए सोचो कि तुम्हारे पास आसमान भी नहीं है, या चलो आसमान है तो है, तुम्हारे पास लैंड नहीं है, तुम्हारे पास एयर नहीं है, तुम्हारे पास वाटर नहीं है, तो क्या तुम रह पाओगे? रह पाओगे, जिंदा रह पाओगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो एनवायरमेंट जो है, पर्यावरण जो है, वो बहुत ही आवश्यक तत्व है, जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके वजह से, जिसके बिना ह्यूमन जो है, मानव है, वो रह नहीं सकता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट कैन अफेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल। तो जानते ही हो कि अगर हम जितना ज्यादा पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे उतना ही ज्यादा हम क्या करेंगे, अपने लिए ही नुकसान करेंगे, लोगों के लिए ही नुकसान करेंगे। एनवायरमेंटल लॉज आर इसेंशियल टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मैन मेड एक्टिविटीज। और इसी पर्यावरण को बचाने के लिए एनवायरमेंटल लॉज आया, जो मैन मेड एक्टिविटीज को क्या करता है भैया, एक्सप्लॉइट करने से एनवायरमेंट को बचाता है। मतलब ऐसी मैन मेड एक्टिविटी या मैन की एक्टिविटी जो एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर रही है, शोषित कर रही है, दूषित कर रही है, उसी को बचाने के लिए ही एनवायरमेंटल लॉ आए।
It ensure and provides guidelines to the people and conducting activities that might harm the environment. और ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि गाइडलाइंस दे, ऐसे गाइडलाइंस निकाले, रिकमेंडेशन दे सरकार को भी, कंपनियों को भी, कि इस एनवायरमेंट को सेव करने के लिए हमको ये एक्टिविटीज नहीं करनी होती है या क्या क्या चीजें करनी होती है. The laws are amended according to the problems faced by the countries. तो हर एक कंट्री जिस जिस तरह का एनवायरमेंटल इशू मुद्दे झेल रहे होते हैं, वहां की कंट्री उसी हिसाब से उसको कोप अप करने के लिए लॉज जो है बनाती है. एनवायरमेंट लॉज आर नॉट कांस्टेंट. मैंने बोला ना कि ये स्थिर नहीं होते हैं. हो सकता है कि हमारे यहाँ का एयर पॉल्यूशन जो है वो अब थोड़ा ठीक हो गया है, ठीक है, या फिर ठीक पहले ठीक था अब खराब हो गया है, बाद में चल के हो सकता है और खराब हो जाए या अच्छा ही हो जाए. तो फिर क्या होता है, अगर एक मान लो कि 1950 का कोई कानून बना है या 1850 का कोई कानून बना है, वो आज के समय भी क्या उतना ही इफेक्टिव होगा हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. क्यों? क्योंकि उस समय, आज से 200 साल के पहले के जो भी लॉज हैं, उस समय एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं था, इतनी ज्यादा चीजों को स्ट्रिक्ट नहीं किया जाता था. मतलब इतना रिजिड जो है कानून लाने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था. या फिर तब का जो लॉ है, तब के लॉ में जो प्रोविजन है, जो पर्यावरण को बचाने के लिए बनाए गए थे, क्या अभी भी वो इफेक्टिव होंगे? नहीं होंगे ना. इतना सारा एयर पॉल्यूशन है हर जगह की, छोटे से छोटे शहर में भी जाओगे तो एयर क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं होती है. मतलब कि ठीक है, चलने वाली होती है, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं होती. बड़े शहरों का तो हाल ही खराब है. तो वही पुराना आउटडेटेड लॉ जो है, अभी हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाएंगे, उसी गाइडलाइंस, उसी लॉ के अनुसार चलेंगे, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा ना, इफेक्टिव ही नहीं होगा. इसीलिए कह रहा है कि ये कांस्टेंट नहीं होते हैं. ठीक है, एनवायरमेंटल लॉ कांस्टेंट नहीं होते हैं. अकॉर्डिंग टू द इवॉल्विंग चैलेंजेस, ठीक है, लॉ भी हमारे अमेंडेड होते रहते हैं. ठीक है, the legislation and judiciary has contributed and shown great concern regarding the environmental laws by passing important legislation and landmark judgment. तो हमारे इंडिया में जो हमारी लेजिस्लेचर है, जो हमारी विधायिका है, पार्लियामेंट जो है हमारी, एज वेल एज जो हमारी जुडिशरी है, उसने बहुत अहम रोल अदा किया है हमारे इस एनवायरमेंटल लॉ को और बढ़ाने में. ठीक है ना, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट ला करके हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, प्रिजर्व करने में. ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे. मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट अभी देखेंगे कि कैसे जुडिशरी ने और कैसे लेजिस्लेचर ने क्या क्या काम किया है. वहीं पे रुक जाओ, अभी देखेंगे. आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि मीनिंग क्या है हमारे एनवायरमेंट का, पर्यावरण का मतलब क्या है. तो देखो, the term environment is derived from the French word environnia. ठीक है, environnia से लिया गया है. ये शब्द फ्रेंच शब्द है. इसका मतलब है टू सराउंड. टू सराउंड मतलब क्या होता है? घेरना, जिससे आप घिरे हुए हो. तो हम जिस चीज से भी घिरे हुए हैं वो क्या है? हमारा एनवायरमेंट. ठीक है, हम किस किस चीज से घिरे हुए हैं? हम आकाश से घिरे हुए हैं, मतलब एटमॉस्फेयर है हमारे पास लैंड है, हमारे पास वाटर है, हमारे पास एयर है. तो जो सराउंडिंग में है वही क्या है? एनवायरमेंट है, पर्यावरण है. ठीक है, in the other words, environment can be defined as the sum of the total of all the living and non-living things and their effects that influence human life. तो environment का अगर हम मतलब देखें, ऐसे एक सम टोटल निकालने की क्या कह सकते हैं, तो जितने भी जीवित और जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, उनका जो भी इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन लाइफ पे, वही क्या है? एनवायरमेंट है. ठीक है, अब आगे बढ़ो. इन लेमैन वर्ड, मतलब आम भाषा में अगर बात करें तो द एनवायरमेंट रिफर्स टू द फिजिकल एलिमेंट. ये क्या है? एक भौतिक तत्व है. फिजिकल, भौतिक लिख लेना भैया, भौतिक तत्व है ये.
ठीक है। इट इंक्लूड्स द लैंड वाटर एंड एयर, लैंड वाटर एंड एयर को ये इंक्लूड करता है। इट इज द लिविंग इकोसिस्टम दैट मेंटेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, और इसमें क्या होता है, यह एक लिविंग इकोसिस्टम है, मतलब जीवित ऐसा इकोसिस्टम है जो इंसानी जिंदगी को बनाए रखता है, ठीक है, बिना इसके नहीं रह सकती इंसानी जिंदगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट कैन लीड टू द वेरियस कैलामिटीज, और अगर हम इस एनवायरमेंट को डिस्ट्रक्ट करेंगे तो बहुत सारी आपदाओं का हमें क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच डिजास्टर, इसी आपदा को रोकने के लिए लॉज आर इम्प्लीमेंटेड, लॉ बनाए गए टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, पर्यावरण को बचाने के लिए, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, ना सिर्फ प्रेजेंट की बल्कि फ्यूचर की भी। इसी तरह तुमने एनवायरमेंट में पढ़ा भी होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल भी है, तुमने ये भी देखा होगा, ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि जो भी आपको रिसोर्सेस मिले हुए हैं उसको प्रेजेंट में तो आप ऐसे यूज करो ताकि फ्यूचर वाला का जो हिस्सा है वो आप खत्म ना कर दो, ठीक है, अपना उतना ही करो ताकि आने वाले का भी कुछ बचा रह सके, उचित उपयोग करना, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो क्लासेस चल रही हैं भैया किसके लिए चल रही हैं, तो एलएलबी 4th सेमेस्टर के लिए, एलएलबी 4th सेमेस्टर के लिए सारथी बैच पे ये क्लासेस चल रही हैं, जिसका प्राइस जो है वो 699 है। आप एनरोल कर सकते हो। आपके सेमेस्टर में जितने भी पेपर पढ़ाए जाते हैं, 5 पेपर मैक्सिमम होते हैं 3 ईयर वाला एलएलबी में, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। आपको नोट्स मिल जाएंगे, 100% सिलेबस कवरेज मिल जाएगा और अदर सपोर्ट्स भी आपको दिए जाएंगे। इसमें मैं और ऋषु मैम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो, अब एक अम्ब्रेला एक्ट है, ठीक है, अम्ब्रेला एक्ट, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला एक्ट है। अम्ब्रेला मतलब क्या, ऐसा कोई एक्ट जो चारों तरफ से आपको बचा करके रखेगा या कवर करके रखेगा, ठीक है। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ जो 1986 है, ये एक अम्ब्रेला एक्ट है, और इसमें इसका सेक्शन 2 क्लॉज ए क्या बोलता है, या 2 क्लॉज ए बोलता है, स्टेट्स दैट एनवायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एनवायरमेंट में क्या आता है, वाटर आता है, एयर आता है और लैंड आता है, एंड द इंटर रिलेशनशिप, और इनका आपस में इंटर रिलेशनशिप जो एटमॉस्फेयर ये क्रिएट करते हैं, विच एग्जिस्ट अमोंग एंड बिटवीन द वाटर एयर एंड लैंड, जो वाटर एयर और लैंड के साथ मिलकर के आते हैं, एंड ह्यूमन बींग्स भी इसमें आते हैं, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स एंड प्रॉपर्टी भी इस सभी में आ जाते हैं। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ जो 1986 का है, उसका सेक्शन 2 क्लॉज ए जो है वो सभी चीज को जो है कह रहा है कि ये सब एनवायरमेंट है, ठीक है। क्या था आपने देखा। अब एनवायरमेंटल इश्यूज फेस्ड इन इंडिया, किन किन तरह से हमारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं, मतलब भारत में पर्यावरण से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं, जुड़ी हुई हैं, जरा देखते हैं। देखो, जैसे भारत में पर्यावरण से जुड़ी मुख्य समस्याएं हैं, जैसे प्रदूषण, जैसे हवा का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, एयर नॉइज पोल्यूशन, केमिकल के कचरों को जो भी होता है उसको गलत तरीके से डिस्पोज कर देना, फेंकना, नुकसानदायक गैसों को लीक होने देना वगैरह, ये सब पर्यावरण से जुड़ी भारत में जो है वो समस्याएं हैं, ठीक है। पॉल्यूशन का मतलब क्या है, प्रदूषण का मतलब क्या है, प्रदूषण एक इम्बैलेंस होता है, ठीक है। तो प्रदूषण का मतलब है इंसानों के कामों में पर्यावरण से होने वाले असंतुलन। मतलब अब मान लो कि कहीं पे बहुत ज्यादा, मान लो यहाँ पे 10 लोग रह रहे हैं, किसी मोहल्ले में 10 लोग रह रहे हैं, लेकिन बाद में एक फैक्ट्री आती है, वहां पे फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है और वहां पे बहुत सारी जहरीली गैसेस लीकेज होती है, ठीक है। अब वो जो 10 लोग रह रहे हैं, 10 लोग में से 5 लोग को बहुत सीवियर सांस की प्रॉब्लम हो गई, 1-2 लोग की डेथ हो गई, तो ये क्या कर रहा है, ये प्रदूषण कर रहा है ना। और प्रदूषण जो भी सामान्य स्थिति थी लोगों की उसको असंतुलित कर रहा है, उसको इम्बैलेंस कर रहा है, चलने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो पर्यावरण असंतुलन लेकर के आता है, इम्बैलेंस लेकर के आता है, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए और लिविंग क्रिएचर्स के लिए, ठीक है। The imbalance can lead to the health related issues, can affect the future generation.
ना सिर्फ बहुत सारे ऐसे माइनिंग एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स की माइनिंग्स होती है, मेटल्स की माइनिंग होती है, वहाँ पे वहाँ के लोग जो है अंधे हो जाते हैं, या फिर वहाँ के बच्चे जो हैं किसी का हाथ में दिक्कत होता है, किसी के पैर में, मतलब डिफरेंट डिसेबिलिटी से वो ग्रसित होते हैं, ठीक है, ये सब पर्यावरण के वजह से हो रहा है। इट कॉज बाई मैन मेड एक्टिविटीज, ऑब्वियस सी बात है, मैन मेड ही एक्टिविटीज है ये। इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट बिकॉज द प्रेजेंट जनरेशन आर मेयर केयर टेकर्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और बहुत जरूरी है पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी जो की जनरेशन है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर है, ओनर नहीं है। मतलब हम आप यहाँ जितने भी लोग इंडिया में अभी रह रहे हैं, चाहे पूरे विदेश में रह रहे हैं, ये किसी के, अगर ये कह दे कि बाप की जागीर, हाँ तो गलत नहीं होगा, किसी के बाप की जागीर एनवायरमेंट पर्यावरण है नहीं, बस हम लोग इसको केयर टेकर या एक देखने भालने और सही से यूज करने का काम इसका है, हमारा केयर टेकर का काम है। ऐसा नहीं है कि हम इसके ओनर हो गए और हम इसको बेच सकते हैं, हम इसको डिग्रेड कर सकते हैं, नहीं, केवल ख्याल रखने, आप उसका ख्याल रखिए, वो आपका ख्याल रखेगी, एज वेल एज आप फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या करेंगे, ऐसा यूज करेंगे कि हमारे आने वाली जनरेशन को भी दिक्कत ना हो पर्यावरण संबंधी, ठीक है। चलो, तो इसीलिए सस्टेनेबल जो एनवायरनमेंट का है वो भी एम लाया गया कि आप ऐसा चीजों को यूज कीजिए ताकि प्रेजेंट में तो आप सही से यूज कर ले, फ्यूचर के बिना हार्म किए हुए। ओके, चल आगे बढ़ो। एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्या है भैया, एयर में जो पॉल्यूटेंट्स आते हैं उसके वजह से क्या होती है, हमारी हवा जो है वो अशुद्ध हो जाती है। तो देख लेते हैं, एयर पॉल्यूशन इज द रिलीज of the pollutants such as gases, particles, biological molecules, etc. तो एयर पॉल्यूशन में हवा में गैस होता है, हवा में पार्टिकल्स होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, एयर में पॉल्यूशन होता है, एयर प्रदूषित होता है, और उसके वजह से भाई ह्यूमन हेल्थ को और लिविंग क्रिएचर्स को क्या होता है, हार्म होता है, ठीक है। चलो, कंटेमिनेशन ऑफ एयर, एयर का प्रदूषितकरण हो जाता है। कह रहा है कि इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द करंट अमाउंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर सच एज 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड रिमेनिंग इन अदर केसेस, ठीक है, आर्गन वगैरह होती है, नियॉन होती है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि अगर हवा में जो भी प्रोपोर्शन है गैसेस का, जैसे नाइट्रोजन का, जैसे ऑक्सीजन का, जैसे अदर गैसेस का, जो बैलेंस होता है वो अगर मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, एयर की क्वालिटी डिग्रेड होगी और उसके वजह से हमारा भी सेहत पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि जो भी प्रोपोर्शन है एयर को अच्छा बनाने के लिए वो मेंटेन किया जाए। अगर और सारी गैसेस आएंगी मिलेंगी तो हमारे साथ क्या हो जाएगा भैया, एयर पॉल्यूशन हो जाएगा और हमारे हेल्थ को भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ठीक है। और यही सारी गैसेस जो इंक्रीज हो रही है, जैसे HFC गैसेस होते हैं, हाइड्रोफ्लोरो कार्बन गैसेस, ठीक है, जो AC वगैरह से निकलती है, रेफ्रिजरेटर से निकलती है, तो यही सारी गैसेस हमारे अर्थ को क्या कर रही है, गर्म कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया गर्म हो रही है, जिस वजह से ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं और बहुत सारे जीव जंतु भी जो है वो भी मर रहे हैं, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लेशन करती है, जो एटमॉस्फेयर के, मतलब सूरज की जो भी हार्मफुल किरणें हैं वो एटमॉस्फेयर में आने से बचाता है, जो ओजोन हमारा ओजोन लेयर, उसमें बहुत ज्यादा अगर गैसेस हमारे एनवायरमेंट में होगी तो ओजोन लेयर जो हमको अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है उसका डिप्लेशन कर देंगी ये सारी गैसेस। कैंसर डिजीज हो जाएगा भैया, स्किन कैंसर हो जाता है, ठीक है, ब्रीदिंग इशू, सांस लेने में एयर पॉल्यूशन की वजह से इश्यू आता है, स्किन प्रॉब्लम, एसिड रेन, अस्थमा, ये सब सारी चीजें किसके वजह से हैं, एयर पॉल्यूशन की वजह से। अब दिल्ली वाला सबसे एग्जाम्पल है, सबसे ज्यादा इंडिया में अगर पॉल्यूशन देखा जाए तो दिल्ली में है। क्या कह रहा है, दिल्ली इज द एग्जिस्टिंग हार्मफुल एग्जाम्पल ऑफ एयर पॉल्यूशन, इट कॉजेज न्यू वेदर इन दिल्ली नोन एज ए स्मोक। अब दिल्ली में ठंडियों में क्या हो जाता है, पूरा धुआं हो जाता है, और वो धुआं कोहरा नहीं होता है,
फॉग नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, बहुत ज्यादा फैक्ट्रियों से जो निकले हुए चीजें हो मतलब कि गैसेस होती हैं, वो सब एक जगह इकट्ठे होकर के और ऊपर उठती है, मतलब कि क्योंकि वो दिल्ली घिरा हुआ है तो दाएं बाएं जाने का जगह भी नहीं है, और सारी गैसेस जो हैं वो एक जगह इकट्ठा होती हैं, स्मोक बन जाता है जिससे, और उस समय दिल्ली का ये हालत होता है कि वहां लोग सांस नहीं ले पाते हैं, इसके वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ जाती है, बहुत लोग को अस्थमा वगैरह भी होता है इसी वजह से, ठीक है। चलो, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, जिसको साउंड पॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कैसे कर रहा भैया, तेज तेज आवाज निकाल के, इतना तेज गाना चला दिया या फिर इतना तेज फैक्ट्री की मशीनें चल रही हैं, कितना उनसे नॉइज आ रहा है, इतना उनसे आवाज आ रहा है, जिससे जो एक नॉइज की लिमिट होती है, चाहे इंसान की चाहे पक्षियों की, वो क्या हो रही है, एक्सीड हो रही है, और लोग उसके वजह से अपना हियरिंग का जो है वो भी उनका लॉस हो जा रहा है, हियरिंग का उनका लॉस हो जा रहा है, लॉस ऑफ हियरिंग हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नॉइज पॉल्यूशन रिफर्स टू दैट अनवांटेड साउंड दैट इंटरफेयर्स विद द पर्सन पीसफुल एग्जिस्टेंस, शांति से रहेंगे नहीं, नॉइज पॉल्यूशन होगा, इरिटेशन होगा बहुत ज्यादा, कान को तो दिक्कत होगा ही होगा, ठीक है, और उसके वजह से और सारी बीमारियां होंगी, जैसे ट्रेन है, बसेस हैं, ट्रक है। अभी तो मैं ही फेस करती हूँ कि मैं जा रही होती हूँ, अचानक से कोई ट्रक आता है, कोई बस आता है, गाड़ी आती है, इतना तेज हॉर्न आता है कि कान के पर्दे ऐसा लगता है कि फट जाएंगे। तो ये क्या है, एयर पॉल्यूशन ही है, इन्हीं सबों के वजह, सॉरी नॉइज पॉल्यूशन ही है, साउंड पॉल्यूशन ही है। तो ये भी भाई हमारे सुनने की क्या होती है, एक क्षमता होती है, ठीक है, जिसको डेसिबल तुम लोग जानते होगे, पढ़े होगे साइंस में। सुनने की क्षमता से अगर ज्यादा होगा तो हमारे ईयर को जो है वो लॉस होगा, हियरिंग लॉस होगा और इरिटेशन भी होगा, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन क्या है, ये तो बहुत ज्यादा तुम जानते हो कि लोग अपना फैक्ट्रियों का जो केमिकल्स है, कचरा है, वो सीधे का सीधे बिना ट्रीटमेंट के ऐसा नदियों में बहा देते हैं। क्या कर रहे हैं, वो वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं। लोगों के घर का लैट्रिन बाथरूम जो भी है उसका सब का जो डिस्पोज हो रहा है वो डायरेक्टली नाली में, वो नदी में जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, वाटर पॉल्यूशन कर रहा है। और जितना ऊपर का वाटर पॉल्यूशन होगा उतना नीचे नीचे का भी क्या होगा, नीचे की भी जो भी ग्राउंड वाटर है वो भी अब कम ही होते जा रहा है। ऑब्जॉर्व करेगी हमारी धरती तो उसमें भी दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत सारे उसमें हार्मफुल क्या रहेंगे, केमिकल्स वगैरह रहते हैं, जो पानी मतलब कंटिमेट होता, कंटिमिनेशन कहते हैं उसको, ऑब्जॉर्व करके अगर ग्राउंड वाटर में वो जाता भी है तो बहुत सारी केमिकल्स के साथ जाएगा, और वो अगर हम पिएंगे तो क्या होगा भाई, हमारा हेल्थ खराब होगा और डेथ भी कॉज हो सकती है इससे। तो यही सारी चीज है, ठीक है। लैंड पॉल्यूशन कैसे होता है, धरती का, जमीन का पॉल्यूशन, जमीन का प्रदूषण कैसे होता है, तो देखो, दिस पॉल्यूशन इज द ऑन प्रोसेस एंड इफेक्ट सच एज पॉल्यूशन विल बी एविडेंट एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, द लैंड इज अब्यूज्ड एंड डिस्ट्रॉइंग constantly, this caused by the solid waste, untreated chemical effluent etc. In other words, it is the degradation or destruction of the soil and groundwater, ठीक है। बहुत सारा लोग कचरा जो है वो जमीन पे फेंक देता है या जमीन खन के उसमें गाड़ देता है, ठीक है। बहुत सारा पानी जो है, मैंने बोला ना कि लैंड पे ऐसे ही छोड़ देते हैं केमिकल वाला, तो वो भी तो धरती को जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है ना। इतने सारे केमिकल्स यूज हो रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, किसमें, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं एग्रीकल्चर में, तो वो भी तो हमारे लैंड को, सॉइल को डिग्रेड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं लैंड पॉल्यूशन में, ओके। कैसे उत्पत्ति हुई, पर्यावरण कानूनों का कैसे विकास हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे ये लगा कि हमें भी लाना चाहिए इंडिया में अपना ऐसा कानून जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो इसमें स्टॉकहोम डिक्लेरेशन था, रियो डिक्लेरेशन था, वहां से इंस्पायर हुआ हमारा इंडिया, ठीक है। ये तो बात ऐसे बता दिए हैं, लेकिन फिर देखो इसमें क्या दिया है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा, मतलब कि भारत जब आजाद नहीं हुआ था उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था, बट प्रॉपर लेजिस्लेशन वर एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, मतलब ब्रिटिश एरा में एस्टैब्लिश कर दिया गया था 1800 से 1947 एडी में कर दिया गया था, ठीक है।
इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे, जब हमारी पुरानी सभ्यता यानी देश की पुरानी सभ्यता जो है वो, उसमें इतना अच्छे से पर्यावरण को यूज किया जाता था, प्रोटेक्ट किया जाता था कि हाउस का स्ट्रक्चर ऐसा होता था, प्रॉपर ड्रेनेज था, प्रॉपर वाटर के ट्रीटमेंट का, हाइजीन का, ये सब का व्यवस्था हुआ करता था, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ था क्या, कानून, किसके लिए, तो भाई एनवायरमेंट के लिए। द फॉलोइंग आर द लेजिस्लेशन, कौन कौन से लेजिस्लेशन थे, सोर न्यूसेंस, ठीक है, बॉम्बे एंड कोलबा में था ये। मर्चेंट शिपिंग एक्ट था, ऑफेंस दैट पॉल्यूट द एनवायरमेंट, ठीक है। द फिशरीज एक्ट था, बंगाल स्मोक न्यूसेंस एक्ट था 1905 का, द बॉम्बे स्मोक न्यूसेंस एक्ट था 1912 का, वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट था 1912 का, और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था 1927 का। ये सब किसके द्वारा बनाया गया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्री इंडिपेंडेंस ईरा, मतलब कि भारत के आजाद होने के या आजादी मिलने के पहले। चलो ये हिंदी में है। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद भारत में पर्यावरण के कौन कौन से कानून आए, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे कैसे कैसे आए। व्हेन इंडिया गोट, अच्छा हिंदी में पढ़ते हैं, जब भारत को ब्रिटिश राज से आजादी मिली तो 1950 तक भारत ने अपना संविधान बना लिया, सब जानते हैं, ठीक। लेकिन देश के नेताओं ने देश में आर्थिक विकास और गरीबी खत्म करने को ज्यादा प्राथमिकता थी। तो वही चीज है ना कि जब भी कोई देश आजाद हुआ है, वहां के जो भी भूखे लोग हैं, जो भी लाचार लोग हैं, पहले उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, फिर एनवायरमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो सारे जो उस समय की गवर्नमेंट थी वो इन्हीं भूख गरीबी को आर्थिक विकास करने में लग गए। इस वजह से संविधान में पर्यावरण से जुड़े पहलुओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि जरूरत जो थी वो पहले वो थी, जरूरत के हिसाब से ही कोई चीज होता है। 1972 में ही हुआ जब स्टॉकहोम एवं ह्यूम एनवायरमेंट एंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए। मैंने बोला ना स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से ही जो 1972 में हुआ, वहीं से एक इंस्पिरेशन मिला इंडिया को कि हमें भी अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए, ठीक है। इसके अनुसार भारतीय संसद ने 1976 में भारत के संविधान में 2 आर्टिकल लाए। मतलब इससे इन्फ्लुएंस होके स्टॉकहोम डिक्लेरेशन या कॉन्फ्रेंस से इंस्पिरेशन लेकर के, प्रेरित होकर के 1976 में भारतीय संसद ने, इंडियन पार्लियामेंट ने 2 आर्टिकल यानी आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51A जो है वो जोड़ा, ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में। अब आर्टिकल 48A क्या कहता है, क्या कहता है, आर्टिकल 48A कहता है कि राज्य यानी जो स्टेट होगा वो पर्यावरण की रक्षा और उसे बेहतर बनाने के लिए, मतलब रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए, टू प्रोटेक्ट और इम्प्रूव बनाने, और देश के जंगलों, मतलब कि जो भी देश में फॉरेस्ट हैं और वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर हैं, उनको सुरक्षा करने की कोशिश करेगा। हमेशा ये प्रयास रहेगा किसी राज्य का कि वो अपने यहाँ के पर्यावरण को बचाए भी और उनको सुधारे भी, बेहतर भी बनाए, और वहाँ के जो भी फॉरेस्ट हैं और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनकी भी सुरक्षा करे, ठीक। ये DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर तुमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। इसमें 51 है, ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। इस आर्टिकल में उन फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है जिनका नागरिकों को पालन करना चाहिए। इसमें ये बोला गया है कि जंगल, 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं अभी। इसमें जंगल, झील, नदी और जंगली जानवरों समेत प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसे बेहतर बनाने के लिए जीवों के प्रति दया रखने का भी जिक्र किया गया। इसमें यह बोला गया कि हर एक सिटीजन्स का ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो जंगलों का, झीलों का, नदियों का, जंगली जानवरों का एज वेल एज प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसको बेहतर बनाने का काम करे। इन 2 आर्टिकल के अलावा संविधान के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में साफ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार शामिल है, ठीक है ना, थ्रू द वेरियस
केसेस। हाँ, तो चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशंस। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि हमारा कौन कौन सा आर्टिकल है जो हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया आफ्टर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशंस हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं, एयर वाटर एक्ट है। ठीक है, अ, अब देखो सबसे पहले अम्ब्रेला जो है बात करते हैं, अम्ब्रेला एक्ट जो सभी के मतलब भारत में हो रहे सभी एनवायरमेंट को पॉल्यूशन मतलब एनवायरमेंट को पॉल्यूट करने वाली जितनी भी चीजें हैं उनका सबका एक अम्ब्रेला एक्ट है, और वो है द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, और भी जैसे एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है 1981। ठीक है, इसी तरह वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है 1974 का है। ठीक है, इसी तरह नेशनल एनवायरमेंट ट्राइब्यूनल्स बनाए गए 1995 में। ठीक है, फिर दूसरा जो लॉ है इससे रिलेटेड वो है हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट रेगुलेशन, मतलब जो भी खतरनाक वेस्ट हैं उनका किस तरीके से रेगुलेशन किया जाए, इसके लिए भी एक्ट बनाया गया 1989 का। ठीक है, हाँ, तो ये हजार्डियस वेस्ट के लिए बनाया गया कि उनका कैसे मैनेजमेंट होता है, जैसे कि आपके बैटरी जो होता है ना, बैटरी का जो भी कचरा होता है उसका कैसे होगा इस्तेमाल, या फिर जो भी ऐसे हाँ, जैसे ये लैपटॉप में बैटरी होती है, फोन की बैटरी होती है, तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इनका कैसे डिस्पोज होगा, या फिर कोई भी ऐसे खतरनाक मटेरियल्स हैं, वेस्ट है, उनका किस तरीके से मैनेजमेंट होगा, इसके लिए ये एक्ट बनाया गया, हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट रूल्स 1989। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट बनाया गया 1992 में, कि भाई जो भी कंपनी स्टैब्लिश हो रही है उसकी कुछ लायबिलिटी अश्योर करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज जो है वो देख लेंगे। चिपको मूवमेंट हुआ था 1973 में, आप जानते हैं कि मास लेवल पे जो है डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा था, उसको रोकने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था। किस लिए हुआ था? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस आएगा इसमें MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आएगा, जिसको ओलियम गैस लीक कहते हैं। ठीक है, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था उसके तुरंत बाद हुआ था। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए, फिर गैस लीक को रोकने के लिए MC मेहता ने PIL वगैरह फाइल किया था, और इसमें जो है वो जजमेंट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो है तीसरा वाला MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नाम से ये भी केस फाइल हुआ था। ठीक है, लेकिन ये था ताज ट्रेपिज्म का केस। ठीक है, कि ताज के किनारे, जैसे ताज को जो है वो एयर पॉल्यूशन से ताज का जो कलर है वो क्या हो रहा था, खराब हो रहा था। ठीक है, वहाँ के जो भी ईंट पत्थर हैं या मटेरियल्स हैं जिनसे ताज बनाया गया है उनको नुकसान हो रहा था। ठीक है, तो उसके लिए भी MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के लिए जो केस है वो फाइल किया गया है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। चौथे में भी MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, 1989 का केस है। गंगा पॉल्यूशन, जिसको कानपुर गंगा पॉल्यूशन केस भी कहते हैं। इसमें कानपुर में आप जानते हो कि बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, चमड़े का काम होता है, और वो चमड़े का काम प्रोसेस करके जितना भी गंदा पानी है वो डायरेक्टली नदियों में डाल दिया जाता है, तो उसके लिए फिर केस किया गया था MC मेहता जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा, फिर उसके बाद बहुत सारी गाइडलाइंस जो है वो लाई गई, और गंगा पॉल्यूशन को रोकने का काम वहां से शुरू हुआ। फिर वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी तमिलनाडु का एक गांव था, वहां पे जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सारा अपना कचरा, ऑब्वियस सी बात है, पलार नाम की नदी में जो है वो फेंक रही थी, डायरेक्टली वो डाल दे रही थी बिना ट्रीटमेंट के। और वो एक नदी ही जो थी वो एक रिसोर्स थी लोगों को पानी देने के लिए, लोगों का जो बेसिक काम है वो करने के लिए। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी और फाइन भी इम्पोज किया था। ठीक है, किसके ऊपर? तो
तुम्हारे जो भी इंडस्ट्रीज थे उसके ऊपर। ओके, चल अब हम क्या देखेंगे, हमको एनवायरमेंटल लॉ में, ठीक है, एनवायरमेंटल लॉज में क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है, एनवायरमेंटल लॉज में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है ये मैंने आपको यहाँ पे बता देना है। तो 4 यूनिट टोटल पढ़नी है। कितनी यूनिट पढ़नी है? 4 यूनिट, ठीक। 4 यूनिट में सबसे पहला जो यूनिट है वो बात करेगा आपके इंट्रोडक्शन की, ठीक है, कि मीनिंग डेफिनेशन क्या होता है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कौन कौन से हैं हमारे इंटरनेशनल लेवल पे। ये तो नेशनल लेवल पे हमने कुछ एफर्ट्स देखे जो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, लेकिन क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई ऐसा एफर्ट किया गया है? हाँ, तो बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं, ठीक है, तो वो पढ़ना है हमको। फिर उसके बाद इंटरनेशनल लीगल नॉर्म्स कौन कौन से हैं, जैसे कि जब आप रियो डिक्लेरेशन देखोगे, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन देखोगे, तो उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल आए, किसी में 26 आए, किसी में 27 प्रिंसिपल आए। तो इसमें आपके सिलेबस में 3 आपको प्रिंसिपल पढ़ना है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पॉलिटर पे प्रिंसिपल और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन पढ़ा गया, ठीक है, मतलब कि लाया गया। अब इसका एक एक क्या मतलब होता है हम लोग डिटेल में जब बैच स्टार्ट, मतलब बैच स्टार्ट ही हो गया है, क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, तो ये आपको नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में मिलेंगी सारी चीजें। यूनिट 2 में आपको जो भी रेलेवेंट प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जैसे आर्टिकल 14, 19(1) जी, 21, 48A, 51A जी, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर राइट टू होलसम इन्वायरमेंट होता है, अदर लॉज जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या टॉर्ट में आपके लिए कुछ है प्रावधान, वो बताएंगे। फिर उसके बाद क्या लॉ ऑफ क्राइम में, मतलब जो बीएनएस वगैरह पढ़ते हो, बीएनएसएस वगैरह, उसमें कोई भी प्रावधान है क्या एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर अदर लेजिस्लेशन, इसके अलावा कोई और भी इंस्टीट्यूट है जिसमें प्रावधान दिया गया है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड या एनवायरमेंट के लिए। फिर यूनिट तीसरा जो आएगा तुम्हारा, वो तुमको एक्ट पढ़ना है। इसमें तुमको 3 से 4 एक्ट पढ़ना है, ठीक है, तो अपना तुम लोग बुक है तो ले लो, ठीक रहेगा, बुक तो लेना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ बेयर एक्ट ले लेना, अपना सिलेबस देखना, उसमें जो जो एक्ट तुमको दिया है एटलीस्ट उसका, ठीक है। तो जो मैं एक्ट बता रही हूँ, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, ये तो लेना ही है तुमको। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 का, ये भी तुमको लेना है। और द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 का, ये भी तुमको लेना है। समझ में आई बात? ये सब पढ़ना भी है। फिर उसके बाद तुम्हारा आ जाता है यूनिट 4, जिसमें तुमको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में भी बात करना है। किसके बारे में बात करना है भैया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 का एक्ट, इसको भी पढ़ना है, जिसमें तुम अथॉरिटीज ऑफ, बहुत बड़ा ये एक्ट है, ठीक है, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, जिसमें तुम प्रोटेक्टेड एरिया, ट्रेड एंड कॉमर्स वाइल्ड लाइफ का हो सकता है या नहीं हो सकता है, कितने कैटेगरी में वाइल्ड लाइफ जो है वो कैटेगराइज किए गए हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीजें करी गई हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर लास्ट जो है आपको वो पढ़ना है द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 का, ठीक है, तो 2010 में एनजीटी बनाया गया, तो एनजीटी छोटा ही एक्ट है, उसको भी आपको पढ़ना है। तो ऐसे करते हुए बच्चे हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा अपना एनवायरमेंटल लॉ जो आपके एलएलबी 4th सेमेस्टर में गिवन है वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज हमने क्या क्या देखा, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज सम अप करेंगे क्लासेस, ठीक है। तो देखो भाई, पहले तुमने क्या देखा कि एनवायरमेंटल लॉ की क्लास स्टार्ट हुई, ओके। दूसरा हम लोग परिचय देखें कि परिचय क्या है, क्या एनवायरमेंट और एनवायरमेंटल में क्या कोई डिफरेंस है। फिर हमने मीनिंग देखा एनवायरमेंट का, उसके बाद इसका लेमैन वर्ड मतलब डेफिनेशन देखने की कोशिश किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद जो अम्ब्रेला एक्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें एनवायरमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ए में क्या दी गई है वो हमने देखा। फिर एनवायरमेंटल इशू फेस्ड इन इंडिया क्या क्या है जुड़ी, ये हमने ऊपर ऊपर से देख लिया। आप इसके बारे में और पढ़ना चाहे तो और रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में कि अभी कौन कौन से इशू हैं, स्पेसिफाई करके आप अपने कॉपी में नोट्स में लिख सकते हैं, और किसके वजह से ये इश्यूज हुआ है। ऑब्वियसली बात है, मेन मेड इश्यूज है ये,
ठीक है। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है ये देखा हमने। फिर उसके बाद हमने नॉइज पॉल्यूशन देखा, जिसको साउंड पॉल्यूशन भी कहते हैं। उसके बाद आपको आपके वाटर पॉल्यूशन के बारे में भी देखा, लैंड पॉल्यूशन के बारे में भी देखा। फिर इवोल्यूशन देखा, उत्पत्ति देखी कि कहाँ से हमारा एनवायरमेंटल लॉ की उत्पत्ति हुई, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा। फिर ब्रिटिश एरा ने 1800 से लेकर के 1947 तक क्या बनाया और कौन कौन सा एक्ट दिया वो हमने देखा। पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब हमारा 1950 जो हमारा संविधान बन गया, और क्या किया गया संविधान बनने के बाद। फिर 1972 के बाद हमारे संविधान में कुछ प्रावधानों को जोड़ा गया जो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए थे, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हमने देखा कि कौन कौन से लेजिस्लेशन हैं, हालांकि ये कुछ हैं, बहुत सारे हैं अभी, ठीक है, हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। और इंपॉर्टेंट केस लॉज देखा, ठीक है। चलो, और फिर यूनिट के बारे में हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं बच्चे। आई होप आपको ये क्लास जो है वो समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।